आप सुन रहे हैं 91.2 FM। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात में हम गौतम बुद्ध नगर जिले में जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं और जिन्होंने देश में अपना नाम भी कमाया है, ऐसी हस्तियों को बुलाकर और उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के बम्बावड़ से अजयपाल नागर जी। अजयपाल नागर जी एक लेखक हैं और उनकी चर्चित पुस्तक भारतीय राज व्यवस्था जो 2010 में लिखी थी, उसके बाद उन्होंने दूसरी पुस्तक भारतीय राजनीति संहिता 2014 में और तीसरी हमारे कानूनी अधिकार 2015 में लिखी और अभी भी उनका लेखन कार्य जारी है। उन्होंने भारत की चुनावी व्यवस्था के साथ साथ कई मुद्दों पर गंभीर स्टडी की है, तो हम आज उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नागर जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। हमें थोड़ा सा एक तो अपनी बैकग्राउंड, जिस तरीके से आपने शुरू किया है और फिर ये किताब लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और इसका दिमाग में कैसे आपके आइडिया आया। जी विनोद जी शुक्रिया। विनोद जी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं क्योंकि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ जी, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत सारी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। जी जी जी। तो वो सब चीजों को जब मैंने बारीकी से समझा जी और अध्ययन करने के उपरांत मेरे दिमाग में आइडिया आया जी कि क्यों न मैं इनको लिपिबद्ध करूं और ताकि इसका जो लाभ है वो फिर आने वाली पीढ़ी को मिल सके। जी। इस विचार के साथ ही मैंने इस पुस्तक की शुरुआत की थी। हाँ जी जी। और जो मुख्य इस पुस्तक में जो शुरुआती विषय जो ये रहा था कि हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज है, वर्तमान में भी है जी, वहीं पर कई सारी अनियमितताएं थी जी। तो अनियमितताओं को जब हम लोगों ने, गांव के कुछ चुनिंदा लोगों ने, जिनको लगता था जो जागरूक लोग थे, उसकी शिकायतें शुरू की थी, तो उसके बाद जो सिस्टम के साथ जो अनुभव जो हुआ जी जी, उस अनुभव को बहुत नजदीकी से सोचने, समझने, देखने का जो मुझे मौका मिला, जी जी जी, वही अनुभव व्यवस्था के साथ, क्योंकि वो एक व्यवस्था के साथ हमारा प्रैक्टिकल था जी जी, जो हम लोगों ने वहां पे देखा था। जी। और दूसरी तरफ क्योंकि मैं कानून का एक विद्यार्थी रहा हूँ, जी जी, कानून मेरा क्षेत्र रहा, वैसे तो शिक्षक हूँ लेकिन कानून पे मेरा अध्ययन है, तो देखा कि कानून, देश का संविधान क्या कह रहा है, जी। दूसरी तरफ जो व्यवहारिक दृष्टि से व्यवस्था क्या कह रही है। जब इन दोनों को मैंने कंपेयर किया जी, तो मुझे बड़ा अंतर उसमें नजर आया जी, कि व्यवस्था चल कैसे रही है, संविधान क्या कह रहा है। जी। तो दिमाग में सोचा कि यार वास्तव में ये तो बिल्कुल ही अलग है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो उन सबको मैंने लिपिबद्ध किया कि भाई ऐसा चल रहा है, संविधान ये कह रहा है। फिर तीसरा मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा चल रहा है इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इन्हीं सबको मैंने ध्यान में रखते हुए, अब से 10 साल पहले की बात है जब ये पुस्तक मेरी आई थी, लिखना मैंने शुरू किया था। एक साल के अंदर इसको लिख गया था, 2011 में पब्लिश हो गई थी। बाद में फिर 2012 में ये चीजें नेशनलाइज भी हुई, इस पे विवाद भी रहा है मेरी पुस्तक में। जी जी। क्योंकि देश के एक बड़े नामी वर्तमान में एक सीएम हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको मैंने इसको भेजा था। जी जी। तो बाद में कुछ महीने बाद उनकी पुस्तक स्वराज आती है, तो मैं देखता हूँ उसमें पूरा का पूरा लगभग 70 से 80% जो उसमें हिस्सा मेरी पुस्तक से लिया गया था। जी जी। तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो चीजें कोर्ट डिसाइड करेगी। खैर, लेकिन विषय ये हो जाता है कि उन्होंने उसमें से काफी चीजें लेकर के उस पर इम्प्लीमेंट भी किया था। जैसे आपने देखा होगा कि 2014 में जब ये पार्टी इन्होंने बनाई थी, तो पार्टी में आम आदमी इन्होंने नाम रखा टाइटल। आप मेरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस पुस्तक में आम आदमी शब्द का अनेकों बार प्रयोग उसमें किया गया है। एक विषय तो ये आ गया। जी। दूसरी चीज जो उसमें देखने को मिलती है कि आपने देखा होगा कि शुरुआत में उन्होंने किया था कि भी हम लोग गाड़ी नहीं लेंगे, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे। तो ये सब मेरी पुस्तक में उसमें मैंने जिक्र कर रखा सारी चीजें कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने पब्लिक रेफरेंडम का जिक्र किया था कि भाई मेरा मानना यह है कि हम लोग, कोई नीति बनती है सरकार की, जी जी, तो वो नीति को पहले जनता के बीच में रखा जाए कि भाई ये इस प्रकार की पॉलिसी हम आपके लिए लागू करना चाहते हैं। उसका पहले लागू, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में हमको कानून बना रहे हैं, तो कानून बनाने से पहले उसको जनता के बीच में रखें, जनता का उस पर विचार लें और उस पर एक तरीके से पब्लिक रेफरेंडम कराया जाए। जी जी जी। जब पब्लिक रेफरेंडम होगा तो उसमें फिर प्रतिशत देखा जाए
हाँ हाँ। कि भी कितने प्रतिशत लोग इसके पक्ष में है, कितने विपक्ष में है। जी जी जी। यदि पक्ष में लोग ज्यादा है तो उसको हमको विधेयक ला करके उसको कानून बनाना चाहिए। जी। यदि ज्यादा लोग उसके विपक्ष में हैं तो हमको उस चीज को वहीं पर रोक देना चाहिए, या उसके फिर हमको कुछ जो गुण अवगुण है उसके बारे में पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। ये एक मेरी ऐसी उसमें कई सारी चीजें मैंने उसमें दी गई। अच्छा अच्छा। जिनको शुरू में केजरीवाल जी ने अडॉप्ट भी किया था, बाद में तो सब चीजें जब आदमी सत्ता में आ जाते तो फिर अपने हिसाब से चीजों को करते। जी जी जी। मेरा एक सवाल यह है जी कि पंचायती चुनाव तो हर राज्य में होते हैं जी जी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वो धुरी है जी। तो पंचायती का जो सपना देखा गया था जी उस सपने में आज के दौर में जो बदलाव है जी उसको आपने किताब में भी लिखा है जी। और वो किस तरीके से बदलाव होना चाहिए जी। वो उसके बारे में जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए विरोध जी, पंचायती राज व्यवस्था देखिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जी यदि हम उसको सैद्धांतिक रूप में देखते हैं तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, जी। क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करता है। जी लेकिन मतलब व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से जी जी सुंदर होना और व्यवहारिक दृष्टि से सुंदर होना दोनों में अंतर है। जी 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 जी। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मैं देख पा रहा हूँ, गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था ना, जी जी पंचायती राज व्यवस्था होगी, यहाँ ग्राम स्वराज लाएंगे, गांव के अंदर सारी चीजें एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित होंगी, जी जी तो वो बढ़िया सपना है, नो डाउट, वास्तव में बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है जी जी जी। वो गलत हो रहा है। गलत इन द सेंस कि इस पर जो अंकुश लगना चाहिए था जी जी वो नहीं है। हालांकि चीजें देखिए अभी डिजिटलाइज हो गई है चीजें, लेकिन डिजिटल सिस्टम होना और फेयरनेस आने में अंतर है जी। जी जी जी। डिजिटल तो कर दिया लेकिन उसको चलाने वाले तो हम ही लोग हैं ना। तो कुछ भी नहीं बदला है। पंचायतों का भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहा है, किसी भी कीमत पे नहीं रोक पा रहा है। सरकारें पूरी ताकत लगा रही हैं। अभी भी 30 से 40% पंचायतों के विकास के लिए आने वाला धन ग्राम प्रधान की जेब में जाता है। बिल्कुल। वो प्रत्यक्ष रूप से जाता है, उसमें सरकारें कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। रीजन उसका क्या है कि उसमें जो लोग गांव के हैं वो हर कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं होता। जी 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 जी। तो उस वहां पर पंचायती राज देखिए स्पष्ट कहता है, पंचायती राज जो व्यवस्था है कि भाई कोई भी कार्य होगा गांव का, वो एक जो गांव की खुली बैठक होगी जी, जो साल में 2 बार होगी, और खुली बैठक में आप प्रस्ताव रखेंगे कि भी आपका यहाँ से यहाँ तक एक खड़ंजा बनना है, यहाँ ये स्कूल बनना है, ये चीजें होंगी। तो ये लोकतांत्रिक वजह से पार्लियामेंट के अंदर होता है कि भाई उस पर डिबेट होता है चेतन। लेकिन पंचायती राज का जो सबसे बड़ा लूपहोल्स है वो यही है कि वहाँ चीजें केवल व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो पाती। गांव का प्रधान का चुनाव हो गया, सबसे पहली बात तो जो प्रधान का चुनाव है जी, उसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि आज की जो मैं व्यवहारिक बात आपको बता रहा हूँ, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव आने वाले हैं। जी जी आप खुद उसको ग्राउंड पे देखेंगे जी जी कि कम से कम 20 से 30%, मैं थोड़ा डरते से बता रहा हूँ, ज्यादा भी इसका हो सकता है, ये नए बच्चे जो भी हमारे यूथ है बिल्कुल, जी 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 उनको फ्री की शराब जो परोसी जाती है जी जी ये ग्राम प्रधानों के उम्मीदवारों के द्वारा, और वो उस फ्री की शराब में उन बच्चों को कैरियर तक खत्म हो जाता है। कुछ तो क्योंकि नकली शराब भी आ जाते हैं, जहरीली शराब में वो बच्चे, कई बार तो आपने देखा होगा कि पेपर में न्यूज आती है कि भाई उसमें जहरीली शराब से 20-30 लोग खत्म हो गए, वहाँ ऐसा हो गया। तो ये सब गांवों का इस पंचायती राज का फेलियर है कि हम पंचायत चुनाव के समय शराब को नहीं रोक पाते। हम जो प्रभावी लोग हैं वो अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देते। तो ये पंचायत राज का जो सपना देखा गया था कि भाई गांव स्वराज आएगा, वो नहीं आ पा रहा। जी जी सत्ता हमेशा अभी भी जो पुराने समय में व्यवस्था थी कि कुछ ही पावरफुल लोगों के हाथ में, आज भी वही पावरफुल लोगों के हाथ में चल रही है। तो जब स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा तो गांवों का विकास नहीं हो सकता। उसमें भी कारण आपको मैं बताता हूँ कि जो गांव लेवल पे स्थिति क्या होती है, ये होता आदमी वहाँ ये गांव के विकास को सेकेंडरी हो जाता है जब चुनाव होता है। वहाँ प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, घर है जी, मेरा परिवार है, मेरा फिर कुटुंब है, मोहल्ला है, ये सब चीजों के जब आती है ना, तो वहाँ वो ना तो कैंडिडेट को देखते कि ये आदमी विकास करेगा गांव का, नहीं करेगा। वहाँ फिर घर परिवार मोहल्ला आ जाता है, उसके बेस पे वो लोग उसको चुनाव जिताते हैं। ऊपर से शराब और पैसा। तो ये जब चीजें जब तक पंचायती चुनावों में नहीं रुकेंगी तब तक गांवों का विकास नहीं होगा। दूसरी चीज हम आपको बताएं कि आजकल देखिए, अभी मैं आपको ताजा इसमें बीच में एक ऐड करता हूँ, मैं लौनी साइड का जिक्र कर रहा हूँ। अभी जी लौनी क्षेत्र में अभी एक गुट एक्टिव हुआ है
पिछले 2 महीने लॉकडाउन के बाद से एक्टिव हुआ है, और उन्होंने एक नई शुरुआत की है ग्राम पाठशाला के नाम से। उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने एक अपना गांव के लेवल पे एक समूह बनाया। गांव में एक जो सार्वजनिक जगह है उस पर उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई, और वो लाइब्रेरी को जो कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने बाकी किसी, चाहे गांव में कोई पॉलिटिशियंस है, कोई किसी से कोई हेल्प नहीं लिया। गांव के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग हैं उन्होंने अपनी आर्थिक रूप से सहायता करके उसको बना दिया, वही संचालन कर रहे हैं। और उसमें मैंने देखा खुद, ये गाजियाबाद के लौनी क्षेत्र के गनौली गांव का मैं जिक्र यहाँ पर करूंगा, जहाँ का ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहां मैंने खुद जाकर के देखा है 70 से 80 बच्चे वहां पर रात के 12 बजे तक वहां पर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो ये अपने आप में मतलब मैं तो ऐसी चीजों से परिवर्तन आएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सारी बुराइयों को दूर कर देता है। जी जी जी। और सरकारें कभी किसी व्यवस्था को पूरी को नहीं बदल सकती। हाँ, अकेले तो संभव ही नहीं है, जनता के सहयोग के बिना नहीं। समाज उसमें सहयोगी बनेगा, समाज की सहभागिता होगी। जी जी जी। अभी मैं किसी गांव का जिक्र करूं कि वहां उस गांव में 6 करोड़ रुपए आया, मान लीजिए मैं अपने गांव का जिक्र करूं या किसी दूसरे गांव का जिक्र करूं, तो क्या वो 6 करोड़ रुपया क्या सही जगह लगा? क्यों? क्योंकि वहां मोनोपोली चलती है कि प्रधान केवल अपनी बात करता है, वहां किसी से वो नहीं पूछता कि भाई मुझे यहाँ ये चीज करनी है, क्या इसमें सबकी सहमति है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि गांव में हर आदमी विरोध नहीं करता, मैं क्यों बुरा बनूं भाई। तो ये सारी चीजें गांवों को पीछे धकेल रही हैं। अच्छा, जो आपने भारतीय राजनीति संहिता लिखी है, जी जी, इसमें क्या खास बातें हैं जो आपने सुधार की बात की है, जिसमें मतलब सिफारिश आपने की होगी, इसमें कुछ चर्चा की होगी इस तरह की, जिससे कि कोई ऐसा जो चीज है जो अभी बनी नहीं है, लागू करने है, जो आपके दिमाग से है, तो उस चीज का भी जिक्र बताएं जरूर। इसमें ना विनोद जी, जो मेरी भारतीय राजनीति संहिता पुस्तक है, जी जी, वो अपने आप में एक नया आइडिया पॉलिटिक्स का। जी जी। अगर वो इम्प्लीमेंट होता है ना, जी जी, तो राजनीति में जो ये करप्शन जी और ये जो अपराधी है ना, वो एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये एक अलग अपने आप में नया फॉर्मूला है इसका। 2014 में मेरा कॉपीराइट मैंने इस पुस्तक का ले रखा है। पता नहीं अभी लोगों ने कितना पढ़ा है, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपने आप में एक न्यू आइडिया ये है कि भाई हम एक अपना इस तरीके की व्यवस्था शुरू करेंगे जी, नीचे स्तर से, और उसमें जो भी लोग पॉलिटिक्स करना चाहेंगे उसके लिए एक एग्जामिनेशन होगा। अच्छा, एग्जामिनेशन के बाद में वो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप पॉलिटिक्स करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी आया अपराधी आ गया, अभी कोई पता लगा कि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, आके राजनीति में चुनाव लड़ बैठा, ऐसा नहीं। आप कोई पॉलिटिकल एग्जाम पास करिए, उसके बाद आप सर्टिफिकेट लीजिए। आप पहले शुरुआत कैसे है, आप डायरेक्ट एमएलए नहीं लड़ेंगे, डायरेक्ट आप एमपी नहीं लड़ेंगे, पहले आप स्थानीय स्तर से चुनाव लीजिए। अच्छा, क्योंकि उससे क्या होगा, अनुभवी नेता देश को मिलेंगे। हाँ। अभी क्या हो रहा है, कल तो देखते हैं कि वो कमिश्नर थे, कल वो देखते थे डीजीपी थे, रिजाइन किए, सीधे एमपी लड़े, उनको जनता से जुड़े हुए कोई मतलब नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जनता से की नब्ज नहीं जानता, जनता की समस्या नहीं जानते हैं, वो केवल पॉलिसी बनाते हैं वहां पर बैठ करके, जो लागू करने का काम उनका काम होता है। तो ये मेरा जो इसमें मैंने आइडिया दिया है कि भाई सर्टिफिकेट लीजिए, उसके बाद में आप पॉलिटिक्स से शुरुआत करिए स्थानीय स्तर से। वहां पर यदि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा, जो आपका एक तरीके से आपको पॉलिटिक्स का लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। और जब तक आप वो चार्जेज आपके ऊपर से नहीं हटते हैं तब तक आप पॉलिटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट मैंने लेकर के स्थानीय स्तर से, और इसको आप ऊपर लेके जाएंगे विधानसभा लेवल पर और एमपी लेवल पर। दूसरा उसमें मैंने ये कहा है कि किसी भी वन टाइम वाले एमपी जो पहली बार सांसद बना है उसको मिनिस्टर नहीं बनना है। अच्छा, कम से कम 2 बार वो सांसद होना चाहिए उसको, क्योंकि संसद की सारी जो व्यवस्थाओं का ज्ञान उसको हो जाए, पूरी चीजों को समझने का ज्ञान हो जाए, तो एक वो अच्छा व्यवस्था चला सकता है। तो ये देखिए जो मेरा ये सर्टिफिकेट वाला जो वहां से शुरुआत, और बहुत डिटेल में ये मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताया है। तो ये जो सर्टिफिकेट वाला आइडिया, यहाँ से क्या होगा कि आपको जैसे ही आपके ऊपर चार्जेज आए, आप तुरंत आप वहां पर आपका सस्पेंड हो गया आपका सर्टिफिकेट, आप वहीं आपका ब्रेक लग गया। तो जो गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मेरा इसमें मैंने विचार दिया। अच्छा। तो आपने जो ये, क्योंकि आपकी जो पुस्तकें हैं ज्यादातर राजनीति पर फोकस हैं, अपने अधिकारों पर फोकस हैं, तो आने वाले दिनों में
जो चुनाव आयोग भी कार्रवाई कर रहा है, किसी तरीके से सुधार करने की कोशिश कर रहा है। आज अभी ये भी कहा गया कि इस बार जब चुनाव लड़ेंगे लोग, उनको अपने पूरा बायोडाटा, अपने एफिडेविट देना पड़ेगा प्रचार से पहले कि वो कौन कौन सा क्राइम किया, क्या किया, किस तरह का। तो ऐसा लगता नहीं है कि धीरे धीरे सही कुछ तो सुधार पिछले, आज से अगर 20 साल पहले, 15-20 साल पहले जो चुनाव होते थे उसके हिसाब से कुछ बदलाव लग रहा है? कुछ बदलाव आया है विनोद जी इसमें। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक अश्विनी उपाध्याय जी की PIL पेंडिंग है, जिसमें जो क्रिमिनल लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने पर जो है यही तो। लेकिन होता क्या है ना, देखिए अभी आप देखिए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन आप पार्टी बना देंगे। मान लिया आपको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, लेकिन आप पार्टी बना लीजिए, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो कैसे? मेरा मतलब पॉलिटिक्स ही करने से रोका जाए, न आप पार्टी बनाए न आप चुनाव लड़े, मतलब कि ताकि गलत लोग ऊपर ना आए। दूसरी चीज, एक सुधार की बहुत जरूरत है कि ये तो एफिडेविट अभी भी दिया जाता है, आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, आपको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड का पूरा विवरण देना होता है शपथ पत्र के साथ में। तो लेकिन ये अभी केवल विधानसभा और सांसद लेवल पर है, स्थानीय लेवल पर नहीं है। और ये जो स्थानीय लेवल पर जो ये करप्शन है, ये बहुत बड़ा घातक है इस देश के लिए, क्योंकि बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं जब क्रिमिनल लोग स्थानीय स्तर पर बनेंगे तो वो भी उन लोगों को फिर सपोर्ट करते हैं, तो वो गलत चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो इसमें जो सुधार की बात आप कह रहे हैं, तो सुधार तो आया है पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हो पाया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी आपका लेखन जारी है जी, तो अब क्या विषय इस समय जो चल रहा है, जो आप लोग लिख रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि इसमें अभी देखिए, मैं अब जो वर्तमान समय में जो मेरे लेखन है, कई सारी मेरी मैगजीन्स में भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं। इसके अलावा मेरा फोकस फिलहाल जो ग्राउंड वाटर पे मेरा अपना गौतम बुद्ध नगर के संबंध में रिसर्च है, तो उस पर थोड़ा सा मैं कार्य कर रहा हूँ, जल्दी ही पूर्ण होने जा रहा है। तो इसमें क्योंकि देख रहे अभी नया ग्राउंड वाटर एक्ट भी आ गया है, तो चीजें क्योंकि यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस में लोगों का क्या है, पानी का मिसयूज कर रहे हैं। और उसमें एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर हैं, इनके द्वारा जो पानी का जो दोहन किया जा रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया जा रहा है, उस पर रोक नहीं लग रही है। अच्छा, हालांकि हमारे यहाँ कई सारे पर्यावरणविद जनपद में कार्य कर रहे हैं, वो NGT और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि निगरानी रखना बहुत आवश्यक है, प्रशासन और समाज दोनों के सहयोग से चीजें, गलत चीजें रुकती हैं। ना तो अकेला समाज रोक सकता है, ना अकेला प्रशासन किसी गलत व्यवस्था को रोक सकता है, तो दोनों की भागीदारी से कार्य चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जहां हमको लग रहा है कि भाई ये इंडस्ट्री यूनिट गलत दोहन कर रही है, तो उसकी सूचना प्रशासन लेवल पर देंगे। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसमें फिर आगे चीजें बढ़ाई जाएंगी। तो सिटीजन्स को इसमें अवेयर होना बहुत आवश्यक है। मतलब मेरा मतलब ये है कि ग्राउंड वाटर को धरोहर रूप में लोग माने और वो उनका खजाना है। उस खजाने की रक्षा वो कैसे करें, इस पे सोचना पड़ेगा। और इसमें सोचने का हमें कुछ नहीं है, हम लोगों को अवेयर होना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि भैया इसके बिना हमारा जीवन आगे खतरा में है। हम लोग अशुद्ध पानी पिएंगे तो हम जल्दी हमारा ये दुनिया से जाना पड़ेगा, और हमको इसको सीमित मात्रा में इसका दोहन करना है। जी जी जी। तो इस पे कानून आ चुका है, तो इसमें फाइन बड़ा हैवी फाइन किया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन चीजें क्या होता है ना, देखिए कानून बन जाने मात्र से विरोधी काम नहीं चलता है। जी जी। कानून का सही रूप में इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी चीजें सही होंगी। आप क्योंकि एक लेखक भी हैं और जागरूकता फैलाने वाले आपने किताबें लिखी हैं, तो ये लास्ट सवाल है कि गौतम बुद्ध नगर में युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मेरा एक ही कहना है इसमें विनोद जी, कि युवाओं को सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। आजकल मैं समझ रहा हूँ हमारा गौतम बुद्ध नगर का युवा थोड़ा सा कुछ % भटक गया है। भटकना इन द सेंस है क्योंकि यहाँ पर देखिए चकाचौंध जो है ना नोएडा की, वो किसी को भी भ्रमित कर देती है। तो उस चकाचौंध से बच करके जितना यहाँ पर संसाधन है उनका यूटिलाइज करते हुए हमको एजुकेशन गेन करना है, अच्छी एजुकेशन गेन करना है, और हमको आगे बढ़ना है केवल और केवल एजुकेशन के बल पर, क्योंकि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जी जी। आप प्रयास करेंगे या परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। मेरा अपने युवाओं के लिए यही संदेश है कि उनको शिक्षा में विशेष अपना ध्यान रखना है, अपने जो व्यसनों से दूर रहना। यहाँ पर कई सारी चीजें जो बहुत गलत है, मैं उनके अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, जिसमें युवा थोड़ा सा हमारा उधर को भटक गया है। तो वहां से वापिस आकर के और केवल अपनी शिक्षा पे वो फोकस करे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उनके लिए कोई उपाय नहीं है अभी अपने विकास के लिए।
तो ये थे अजयपाल नागर जी, जिन्होंने सामाजिक बदलाव के साथ साथ जो राजनीति में इस समय की जो व्यवस्था है उसके सुधार के लिए किताबें भी लिखी हैं और युवाओं को प्रेरित किया है। और हम समझते हैं कि युवा इनसे सीख लेंगे, किस तरह से इन्होंने किताबें लिखी हैं और किस तरह से समाज को बदलाव करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारे युवा इस पर फोकस करें। और आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुनते रहिए 91.2 FM नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।